हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनली बहुत ज़्यादा ठंड है और इस ठंड में प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। और वाइजैक में इतनी ठंड नहीं थी, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा ठंड है और आप देख ही रहे होंगे मैं भी पूरी तरह से पैक हूँ एंड आई वाज जस्ट सिटिंग ऑन माय बेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, टुडे वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि आप किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें कि आपको आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद कितनी अमाउंट चाहिए और कितने पैसों की आपको ज़रूरत होगी और किस तरह से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही स्मूथली चल सकती है। तो किस तरह से आप सेविंग करें, क्या क्या प्लान्स लें, कैसे इंश्योरेंस लें, कैसे टैक्स प्लान करें अपना, किस तरह से अपने रिटायरमेंट को प्लान करें। तो इन सब इश्यूज़ के बारे में जो चीज़ें सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं और हमें लगता है कि यार कौन इन सब चीज़ों के झंझट में पड़ेगा। तो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप बहुत बड़ी अपनी जो वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी है आप उसको खो रहे हैं। अगर आप अपनी सेविंग्स और को बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो आप अपने आप को आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में एक बेटर पोजीशन पे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देयर इज़ अ 6 स्टेप जिनको आप फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और उस फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ सेविंग, एंड सेकंड इज़ लोन एंड डेट, एंड थर्ड इज़ योर इंश्योरेंस, एंड फोर्थ इज़ इन्वेस्टमेंट प्लान, फिफ्थ इज़ टैक्स प्लान, एंड सिक्स्थ इज़ योर रिटायरमेंट प्लान। तो ठीक है, सो वन बाय वन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से हर चीज़ को समझाऊंगी। जितनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी सिंपल होती है उतनी ही वो प्लानिंग इफ़ेक्टिव होती है। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझाता है कि भई आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हज़ारों डॉक्यूमेंटेशन, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जितना आपका फाइनेंशियल प्लान जितना सिंपल हो वो उतना ही बेस्ट होता है। और कल को खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो पहले फैमिली में जो लोग रह जाते हैं वो आसानी से आपके डॉक्यूमेंटेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल रखिए, स्मूथ रखिए, लेकिन स्टेडी रखिए और थोड़ा सा गौर फरमाइए इस चीज़ पे। ठीक है, सो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेविंग्स में। ठीक है, सो विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द सेविंग। आप अपनी सेविंग को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, आप मानिए कि आपका जो महीने का खर्चा है वो 30,000 है पर मंथ। तो आपके पास आपके 6 महीने का जो खर्चा है वो हमेशा आपके पास आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर आपकी बाई चांस कोई जॉब चली जाती है और 6 महीने अगर तक आपको जॉब ढूंढने में टाइम लग जाता है तो आपके पास एटलीस्ट अपने घर खर्चे के लिए नेक्स्ट 6 मंथ का जो खर्चा है वो आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। तो इट मीन्स कि 1.5 लाख रुपया, अगर आपका 30,000 पर मंथ खर्चा है तो कम से कम 1.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में हमेशा आपके पास होने चाहिए। ठीक है, दैट इज़ अ स्मार्ट सेविंग प्लान। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ लोन एंड डेट। तो देखिए, लोन बहुत नॉर्मल सी बात है आजकल की लाइफस्टाइल में। हर किसी के पास कोई ना कोई लोन जो है वो होता ही है। बट लोन में भी लोन दो तरह के होते हैं, गुड लोन्स एंड बैड लोन्स। ठीक है, तो अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लेके रखा है तो दैट इज़ अ गुड लोन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको 8% का इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आपने ऐसा कोई लोन ले रखा है तो उसको ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं है, आप उसको आराम से भरिए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा लोन ले रखा है जहाँ पे आप 12% या 14% का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप उस लोन को भरकर उसको ख़त्म करें। ठीक है, तो फिर जो पैसा वहाँ भी मतलब अपनी लोन में चुका रहे हैं उस पैसे को आप अपना म्यूचुअल फंड, SIPs में, मार्केट्स में या गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कहीं भी आप उसको लगा दीजिए तो वो भी आपकी एक तरह से सेविंग ही हो जाती है। तो ठीक है, तो अपने जो लोन्स हैं वो भी बहुत स्मार्टली आप प्लान करिए। जो जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा है उनको जल्दी भरिए और जिनका इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो उनको ख़त्म करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी जल्दबाजी मत करिए उनको ख़त्म करने की। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ इससे पहले, टर्म इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे। आपको लिंक जो है वो बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप इंश्योरेंस जितना सिंपल आपका प्लान रहेगा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, जितना सिंपल आप प्लान लेते हैं उतना ही इफ़ेक्टिव वो प्लान होता है। और जितना ज़्यादा कवरेज आप उसमें
लेते हैं वो जो प्लान है वो सबसे स्मार्ट प्लान है, ठीक है। और जब भी आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लें तो उसमें क्रिटिकल इलनेस का जो राइडर है वो ज़रूर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि आप बेड रिडन हो जाते हैं तो भी आपकी फैमिली को एक बैकअप उनके पास हमेशा रहे। और आप इंश्योरेंस कितना लें ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी जितनी इनकम है आप उसका 20 गुना जो इंश्योरेंस है वो आप लें, ठीक है। तो कम से कम 1 करोड़ या 2 करोड़ तक का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो फैमिली में जो आदमी अर्निंग मेंबर है उसका इंश्योरेंस तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके जाने के बाद ही आपकी फैमिली जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। जो इनकम है तो 4 × 20 दैट इज़ 80 लाख, ठीक है। तो मतलब कि हमेशा आपको 20 गुना तो एटलीस्ट लेना ही लेना है, 10 तो आपको लेना ही लेना है, 10 गुना, ठीक है। लेकिन अगर आप 20 गुना लेते हैं तो दैट इज़ आई थिंक वेल इनफ फॉर यू, ठीक है। और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें, और मेडिकल इंश्योरेंस में आप अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए कि पर पर्सन एटलीस्ट 1-1 लाख रुपया हर आदमी के पे मतलब आप इन्वेस्ट करें कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है तो 1 लाख तक का खर्चा जो है आप उसका अफोर्ड कर सकें मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ भी बना चुकी हूँ जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इन्वेस्टमेंट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप कुछ लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं, कुछ रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो दैट इज़ गुड, ठीक है। आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करिए, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसको आप ऐसे मत सोचिए कि अगर आपने आज पैसा लगाया और कल आपका जो पैसा है वो आपको चौगुना या दोगुना आपको मिल जाएगा, तो नहीं। ये आप पैसा रखिए अपने दूर के गोल्स के लिए, ठीक है। कि आज से 10 साल बाद मुझे क्या करना है, मैं उसके लिए आज SIP लगा रही हूँ या आज मैं कोई शेयर्स खरीद रही हूँ, ये एक दूर का गोल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, आप जब भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आप खुद भी स्टडी कर इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, तो आप कंसल्टेंट से भी हेल्प ले सकते हैं इसे। पर आप मानिए, मतलब मेरे सलाह मानिए तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़े दिन भी मार्केट को, तो आपको बहुत आराम से ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में मुझे पैसा या कौन सी SIPs मुझे, म्यूचुअल फंड मुझे लेने चाहिए, ठीक है। और ये एक अच्छा तरीका है। मैंने खुद भी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स दोनों में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, बट अपने दूर के गोल्स के लिए, ठीक है, इंस्टेंट नहीं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ कि आप गोल्ड भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी में आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आप ज्वेलरी जब भी एक बार लेते हैं और दोबारा उसको मार्केट में सेल आउट करने जाते हैं तो उसके मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस कट कर आपको उसकी उतनी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो आपको नहीं मिलती है। तो सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने का। आप बॉन्ड लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए, जो कि बहुत अच्छा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। इसमें आपको क्या रहता है कि इसमें आपका जो रेट ऑफ जो प्राइस के साथ तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। आज आपने गोल्ड मार्केट में 40 है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो 50 रुपये ग्राम हो, 10 ग्राम हो, तो ठीक है। तो आपके प्राइस के साथ तो आपका रेट बढ़ ही रहा है, और साथ में आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी उसमें मिलता है। सो इट्स अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ रियल एस्टेट। तो देखिए रियल एस्टेट में मुझे नहीं लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करना कोई बहुत समझदारी वाली बात है। अगर देखिए आप अपने लिए घर ले रहे हैं या अपनी ऑफिस स्पेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए रियल एस्टेट में पैसा बांध के रख रहे हैं क्योंकि बस आपके पास बहुत पैसा है और आपको उसको कहीं इन्वेस्टमेंट मतलब उसको आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट। क्योंकि एक तो ज़मीन लेकर या फ्लैट लेकर या घर लेकर उसको दोबारा रीसेल करना, इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट घर बेचना या ज़मीन प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान नहीं है। आपको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत होगी तो उसी वक्त आपकी ज़मीन या घर नहीं बिकेगा, ठीक है। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में या अपनी FDs करवा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास ऐसा मनी होना चाहिए कि आपको इंस्टेंट अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप इमीडिएट से उस पैसे को निकाल सको, ठीक है। एंड
बहुत सारे झंझट हैं, आप घर ले लेंगे, किराएदारों को देंगे, फिर उनसे पैसा लेना, मेंटेनेंस और ये सब कुछ देखना इसे अपने आप में एक बहुत बड़ा झंझट है। होना चाहिए रियल एस्टेट में, लेकिन अपने पर्पज़ के लिए। अगर आपको अपना घर लेना है और अगर आपको अपनी ऑफिस स्पेस पे इन्वेस्ट करना है तो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन सिर्फ इसलिए किसी पैसे को बांध देना क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है और आपको कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है। बट अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड पर्सन दिस ऑल थिंग वेरीज, ओके। अब नेक्स्ट है कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जिनकी सैलरी सालाना 6 लाख से कम है उनको तो इतनी ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बच्चों की फ़ीस, अपनी नॉर्मल LICs और नॉर्मल से भी आपका एडजस्ट हो जाएंगी वो चीज़ें। लेकिन अगर आपकी जो सैलरी सालाना 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको अपना टैक्स की जो प्लानिंग है वो करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप अपने ATC को पूरा यूज़ करिए, ठीक है। उससे आपका 1.5 लाख वैसे ही डिडक्शन हो जाएगा। आप अपने म्यूचुअल फंड में जी आपका टैक्स जो है वो एडजस्ट हो जाता है। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं, ठीक है। 50,000 तक का आप NPS ले सकते हैं। उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अपना होम लोन दिखाकर, इन सब चीज़ों को दिखाकर आप अपने टैक्स को जो है वो मतलब कम कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स की प्लानिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी सालाना इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ द रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत ईजी सा एक तरीका है। देखिए, जिनके पास पेंशन है वो लोग तो फिर भी इस बारे में थोड़े कम वरीड होते हैं क्योंकि उनको एक फ़िक्स अमाउंट उनको आफ्टर द रिटायरमेंट मिल ही जाएगी, जो कि अब सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के अलावा कहीं भी अब जो है वो पेंशन आपको नहीं है। बाकी सभी जॉब्स में आपको NPS की फैसिलिटी है। तो आप क्या करिए कि आप गूगल क्रोम से एक नॉर्मल सा SIP कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और उस SIP कैलकुलेटर में आप मतलब कितना पैसा आप SIP में इन्वेस्ट करें कि वो आपको 10 से 12% का जो है वो बढ़कर जो आपकी मतलब आपका जो पैसा है वो आपको पर मंथ 55,000 और 50,000 के आसपास आपको मिल जाए। तो आपको कितने की SIP लेनी है, इसके लिए आपको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतों को देखें कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट कितने पैसे की ज़रूरत होगी। जब आप 60-65 साल के होंगे तो आपको पर मंथ कितने पैसे की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, ये चीज़ें आपको अपनी ज़रूरतों का खुद आपको ज़्यादा बेटर पता है। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आप रिटायरमेंट के पास पहुँचने लगते हैं, आपको पता है कि आप 20 साल बाद या 15 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, तो आप आज से ही उसकी एक SIP शुरू कर दीजिए जो कि आपको 10 से 12% का इंटरेस्ट आपको दे रही है, या उतने या 10% या 12% पैसा आपको बढ़ाकर जो है वो आपको पर मंथ 50 और 55,000 की आपको एक पेंशन दे रही है, विच इज़ अ गुड इनफ अकॉर्डिंग टू द इंडियन लाइफस्टाइल, ठीक है। सो आई होप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाई हूँ। तो ये बहुत ईजी से 6 स्मार्ट स्टेप्स हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा भी अगर इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत स्मार्टली कर सकते हैं और आने वाले 10 और 20 सालों में आपकी लाइफ जो है बहुत स्मूथली चल सकती है। चाहे और फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपकी फैमिली को वरीड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने एक बहुत स्मार्टली अपनी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। और अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है या आप कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो प्लीज़ डू मी राइट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।